आज हम बात कर रहे हैं हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिफाइन करता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, कैसा एटम है? गैसियस है ना, कैसी स्टेट है? गैसियस। और साथ में कैसा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब एकदम अकेला है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। और अब उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत आसान सा था। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के बारे में कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं इन ग्रुप। सबसे पहले हम किस में बात करेंगे? इन ग्रुप। अब जब भी हम ग्रुप में बात करते हैं, आप जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप उसको हमेशा रिलेट करो एटॉमिक साइज से, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है एटॉमिक साइज से। क्योंकि अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता चुका है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? अट्रैक्शन फोर्स। क्या मतलब है? अट्रैक्शन फोर्स। अब यार ऑब्वियस सी बात है, जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, क्या उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया हुआ है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता। और अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रुप में, कि इन ग्रुप में हम लोग कैसे देखेंगे। तो सब लोग जानते हैं, जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूं, नंबर ऑफ शेल क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गई तो साइज भी क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस। साइज क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है क्या आपको? डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन याद करिए, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के अंदर यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, ध्यान से सुनिए, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो साइज है वो क्या हो जाता है? नियरली इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन कैसा है? नियरली इक्वल है साइज। अब कंफ्यूजन कहाँ आएगी? देखो यार, एक कॉमन सेंस लगाते हैं। हमारा ये रहा ऑर्डर। खुद से आप लोग ये बात सोचिए, जितना बड़ा साइज आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, जितना छोटा साइज उतना ही अट्रैक्शन फोर्स भी छोटा साइज है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ। तो इसका मतलब जितना छोटा साइज आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा। दैट मीन्स स्कैंडियम एट्रियम में जरा मुझे बताओ साइज किसका बड़ा? एट्रियम का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है, स्कैंडियम की होगी। सेम टाइटेनियम और जर्कोनियम में साइज किसका ज्यादा है? जर्कोनियम। जिसका साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? टाइटेनियम की ज्यादा होगी। इसका मतलब आप ये बात तो आप लोग समझ गए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन साइंस को जरा हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ क्या रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं ना। अरेंज ही तो साइज के ऑर्डर में किया था। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं तो किसके ऑर्डर में अरेंज करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब सवाल आता है
जहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाए या जहां पर एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, वहां पर सवाल आता है कि भाई अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जर्कोनियम की ज्यादा होगी या हाफनियम की ज्यादा होगी, मोलिब्डेनम की ज्यादा होगी या टंगस्टन की ज्यादा होगी। किसी भी दो एलिमेंट को आप यहां से उठा सकते हो। अब देखो जरा ध्यान से, हाफनियम में एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट था वो कैसा था, नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट, नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्शन फोर्स। और रिपल्शन फोर्स कैसा हो रहा है, रिपल्शन फोर्स जो है वो कम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, शील्डिंग इफेक्ट नेग्लेजिबल है, यानी रिपल्शन फोर्स नेग्लेजिबल है। जरा खुद से सोच के बताइए, अगर रिपल्शन फोर्स जो है वो नेग्लेजिबल है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा ना। जब रिपल्शन नेग्लेजिबल हो गया तो कौन डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। दैट मींस अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अब जरा बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव, यानी जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यू टू दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द जेड इफेक्टिव ऑफ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट का जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। दैट मीन्स अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, सिक्स्थ पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एंड दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन ग्रुप। अब बस यहां पर लेंथेनम और एक्टिनम में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिनम की होगी। अब यहां से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। तो ये ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन पीरियड। बी पार्ट है इन पीरियड, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो आपने क्लियर कर लिया। अब एक बार मैं यहां पर, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं फोर्थ पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, फोर्थ पीरियड के बारे में बात करते हैं। और फोर्थ पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ पीरियड को ही हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। तो हम फोर्थ पीरियड को और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं 3D सीरीज, क्योंकि एग्जामिनर आपसे फोर्थ पीरियड नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे 3D सीरीज पूछेगा। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं साइज के ऑर्डर में, ताकि फिर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में इजीली अरेंज कर लें। और साइज का ऑर्डर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका है। तो पहले हम अरेंज कर रहे हैं साइज ऑर्डर। जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते थे तो साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर नियरली इक्वल, और फिर साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। दिस इज द साइज ऑर्डर। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। अगर नहीं पता तो जाके आई बटन में क्लिक करो और प्रीवियस लेक्चर देख लो, एटॉमिक साइज आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना ज्यादा, तो हम बात करते हैं डायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अगर साइज का ऑर्डर ये है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं और मैं इन्हीं एलिमेंट्स को दोबारा से अरेंज करूं, तो देखो जरा ध्यान से, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इसको अरेंज करना है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज भी लगभग बराबर था, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगभग बराबर है, क्योंकि साइज क्या है, लगभग बराबर है। नाउ नेक्स्ट, कॉपर और जिंक। अब जरा देखो किसका साइज ज्यादा है, निकल और कॉपर में किसका साइज ज्यादा है, कॉपर का साइज ज्यादा है। कॉपर का साइज ज्यादा है तो कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज दिस, बोलो यही होगा। अरे ऑब्वियस है, यही होगा, जिसका साइज ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, देखो, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
होता क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर और जिंक की भी ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है ये समझो, क्योंकि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है आर्गन 18 4s1 3d10, और जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है आर्गन 18 4s2 3d10। जरा देखो क्या दोनों के पास, जिंक और कॉपर दोनों के पास कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, बोलो हाँ या ना। कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, देखो दोनों के पास क्या है, D10 का मतलब क्या है, कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। और कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो मोर स्टेबल होते हैं। और जरा मुझे बताओ, जो ज्यादा स्टेबल है क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। दैट मीन्स इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे कंफ्यूज हो गए, देखो सारा का सारा हमने साइज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया, लेकिन कंफ्यूज कहाँ पे हुए, कॉपर और जिंक। तो ये रीजन आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की निकल से ज्यादा क्यों है, जबकि साइज भी कॉपर का निकल से ज्यादा है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आज हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही।